हालांकि कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को यदि छोड़ दिया जाए तो क्लास 9th इकोनॉमिक्स मुख्य रूप से यूपीएससी मेंस लेवल पर आधारित है, बट कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी प्री लेवल में भी यानी आईएएस प्री लेवल में भी पूछे गए हैं। आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला प्रश्न है, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यसे कथन सही है या है? पहला, मृदा से पोषक उर्वरक हानि कम की जा सकती है। दूसरा ऑप्शन है, यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। तीसरा, इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। नीचे लिखा गया है, निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, केवल 1। बी ऑप्शन है केवल 2 और 3। सी ऑप्शन है केवल 1 और 3 और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। इसी के साथ में दूसरा प्रश्न भी देखें, लेकिन उसके पहले बता दें कि यह जो पहला प्रश्न है यह आपके 2011 आईएएस प्री एग्जाम में 2011 में यह पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। पहला, मूंगफली। दूसरा, तेल। और तीसरा ऑप्शन है यानी तीसरा प्रश्न है, आप कह सकते हैं विकल्प है बाजरा। नीचे लिखा गया है, उपर्युक्त में से कौन सा या से प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल है या है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 3 और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। आप लोगों के पास यह प्रश्न है। साथियों, यहां पर ये जो प्रश्न दिया गया है, आप इन दोनों प्रश्नों को देख सकते हैं। ये दोनों ही प्रश्न आपके पहले चैप्टर इकोनॉमिक्स क्लास 9th एनसीईआरटी के पहले चैप्टर से ही पूछे गए हैं, जिस चैप्टर का नाम था पालकपुर की कहानी, जिसमें हमने उत्पादन से संबंधित चीजों को अध्ययन किया था। हमने ये देखा था कि यदि पहले प्रश्न यानी पहले चैप्टर में कि हमने जब से HYV20 को अपनाया है तब से हमारे यहाँ जो भौम जल स्तर है वह बहुत कम होता जा रहा है। तो ऐसे में यदि हम उच्च गुणवत्ता वाले सिंचाई के बीजों को यदि अपनाते नहीं है यानी कम सिंचाई वाले बीजों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से भौम जल स्तर भी क्या होगा, बढ़ेगा, वो उसकी हानि कम होगी। तो इस तरह से जो लास्ट ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, वो करेक्ट हो जाएगा। और फिर जो पहला है, पहले में दिया है कि पोषक तत्वों को यानी जो हानिकारक पोषक तत्व हैं उन्हें हम कम कर सकते हैं, यानी रासायनिक उर्वरक जो कम हानिकारक है हम उन्हें कम कर सकते हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि HYV20 को अपनाने के क्रम में हमने अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा से ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम होती जा रही है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन जो देख रहे हैं वो गलत है। तो इस तरह से पहला और दूसरा ऑप्शन इज करेक्ट है, जो कि नंबर सी पर है। दूसरे प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न आपने देखा कि 2011 में पूछा गया है, और दूसरा प्रश्न यहाँ पर हम देखें तो दूसरा प्रश्न 2012 में आपसे पूछा गया है, यूपीएससी 2012 में, और ये भी प्री एग्जाम में ही पूछा गया था। इसमें यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर खेती के संदर्भ में विचार कीजिए। तो पहला है मूंगफली, तेल और बाजरा। तो ये भी आपको पहले ही चैप्टर में पढ़ाया गया था। दूसरे चैप्टर में भी इससे रिलेटेड कुछ बातें थी, कुछ चर्चाएं थी। तो यहाँ पर यह है कि वे पौधे यानी जिनका उपयोग हम बारिश के मौसम में करते हैं उन्हीं की बात कर रहा है। कौन कौन से ऐसे बीज हैं, ये कौन कौन से ऐसी फसल है जिनका उपयोग हम बारिश के मौसम में करते हैं। तो मूंगफली की भी खेती बारिश के मौसम में की जाती है, तिल की भी खेती बारिश के मौसम में होती है, और
बाजरा की भी खेती वर्षा के मौसम में ही होती है। तो इस तरह से यहाँ पर 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। ये भी आपको पहले चैप्टर में ही पढ़ाया गया था। वहां पर हमने आपको बताया था कि यदि अनाजों की उत्पादन क्षमता बढ़ानी है तो बहुविध फसल प्रणाली के माध्यम से हमें खेती करनी चाहिए। तो वहां पर हमने ये भी समझा था कि जैसे गेहूं की खेती होती है तो एक ही वर्ष में हम गेहूं भी उगा लेते हैं उसी मिट्टी पर, और फिर धान की भी खेती कर लेते हैं। तो इस तरीके से तो ये भी एक बहुविध फसल प्रणाली के अंतर्गत ही आएगी, और इसकी खेती जो है बरसात के मौसम में की जाती है। इस बात को रखिएगा ध्यान। तो ये देखिए पहले चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चंस सीधे सीधे एनसीईआरटी से आपको मिल गए, जबकि इकोनॉमिक्स क्लास 9th का जो बुक है वह मुख्य रूप से आपके मेंस दृष्टि पर आधारित है। फिर भी कुछ क्वेश्चंस आपसे जरूर बनेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त और आप देख रहे हैं त्रिवी सर की MTIS क्लासेस। साथियों, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि हमने देखा यहाँ पर बोर्ड पर कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं आपकी यूपीएससी लेवल में, जबकि अभी हम आपको एडवांस लेवल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहे हैं। आप इस बात को ध्यान में रखें। एडवांस इकोनॉमिक्स कुछ और होगा, थोड़ी सी उसमें और चर्चाएं होंगी जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। लेकिन फिर भी हम एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से भी कुछ क्वेश्चंस सीधे सीधे आपको पूछे जाएंगे, और एडवांस लेवल तभी आपका बेहतर हो पाएगा जब आपका एनसीईआरटी बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने अब तक देखा है कि हमने क्लास 9th एनसीईआरटी समाप्त कर रखा है, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स। तो भाई खुशियां मनाइए कि पहला आप यानी एक क्लास आप पास हो चुके हैं, और दूसरे क्लास में एडमिशन कराने के लिए जल्दी जल्दी से आप लोग अपना नाम कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। जल्दी जल्दी से अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि यदि सीट फुल हो जाएगी तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। गॉट इट? तो इस बात को रखिएगा ध्यान। चलिए तो बिना देर किए हुए हम लोग अपनी आज क्लास 10th की बातों पर चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं। साथियों, आज की क्लास की जो चर्चाएं होंगी, हम बुक को शुरू करने से पहले कोशिश करेंगे कि पहले आपको क्या किया जाए, बेसिक चीजों को बताया जाए कि इस बुक के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या चीजें हैं। गॉट इट? तो यहाँ पर इस बात को रखिएगा ध्यान। सबसे पहले हम आपको बता दें तो क्लास 10th की बुक यानी इकोनॉमिक्स क्लास 10th एनसीईआरटी जो है यह मुख्य रूप से शुरू होती है आपके विकास से, और इस पूरे चैप्टर में विकास के ही बारे में बात की गई है। लेकिन विकास के क्रम में हम बात करते समय हम कुछ और चीजों को भी देखते हैं। जैसे विकास की अगर हम बात करें तो विकास तो पहले चैप्टर में है, लेकिन वही दूसरे चैप्टर में उत्पादन के 3 क्षेत्रकों की बात की जाती है। लेकिन जो पहला चैप्टर है वो उत्पादन के 3 क्षेत्रकों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि विकास की शुरुआत उत्पादन के 3 क्षेत्रकों से ही की जाती है। तो यहां पर इस तरह से आप कह सकते हैं कि अच्छा, इसका मतलब पहला जो चैप्टर है वो दूसरे चैप्टर से अटैच है। गॉट इट? तो इस बात को आप रखेंगे ध्यान। और अगली बात अगर हम करें तो तीसरा चैप्टर जो है मुद्रा और साख, तो मुद्रा और साख के माध्यम से भी यहाँ पर विकास के क्रम में हम लोग थोड़ी बहुत बातें करेंगे, लेकिन हम इससे कुछ आगे बढ़ करके यहाँ पर ये भी बातें करेंगे कि वर्तमान समय में और आज से ऐतिहासिक समय में मुद्राएं की कौन कौन सी स्थितियां रही, मुद्रा कैसे आज मानव के प्रयोग में आई, मुद्रा का उपयोग आखिर आज इतनी बड़ी कैसे हो गई मानव के लिए, इन सब सारी चीजों पर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। और अगली बात करें तो चौथा जो चैप्टर होगा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी की बात अगर की जाए तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है और इसका वैश्वीकरण यानी वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो वैश्वीकरण से कम्पीट करने के लिए किस तरह से अपनी रणनीति को अपनाता है। फिर चौथे चैप्टर में हम लोग पांचवें चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं उपभोक्ता के अधिकार। गॉट इट? तो इस बात को रखिएगा ध्यान। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सब बेसिक लेक्चर को। लेकिन ध्यान में रखिए, हमने आपको बताया कि अभी हम आज चैप्टर शुरू नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉमन चीजों को समझेंगे और इन्हें सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के परिचय सेक्शन। परिचय क्लास चल रही है, इसलिए आप लोग यहां पर लिख सकते हैं सबसे पहले परिचय। दिख रहा है? गुड। तो परिचय, इंट्रोडक्शन, सॉरी यहां पर आप लिखेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन।
ध्यान में रखें कि हम लोग परिचय जो यहाँ पर सीखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं वह अर्थशास्त्र के बारे में नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स क्लास 10th है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर परिचय समझेंगे। करेक्ट, तो इस बात को ध्यान में रखें। हाई स्कूल की किताब है, हम लोग क्लास 10th का अध्ययन करने चल रहे हैं, क्लास 10th है। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया जा रहा है, आप इस बात को जान रहे हैं, पहले से ही आपको बता दिया गया। सो डियर स्टूडेंट्स, हम यह समझते हैं कि अर्थव्यवस्था में विकास किस रूप में देखा जाता है, किनको विकास कहा जाता है। तो आइए यहां पर आप लिख सकते हैं, हेडिंग बना करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अर्थव्यवस्था में या अर्थशास्त्र में विकास। अगर अर्थशास्त्र में विकास की बात की जाए तो इसको आप कई रूपों में बांट करके देख सकते हैं। जैसे अगर पहला कहा जाए तो कह सकते हैं कि प्रायः लोगों का यह मानना होता है कि जो उत्पादक हैं, उत्पादक एवं उपभोक्ता, ये देखिए, तो उत्पादक एवं उपभोक्ता के जीवन में आर्थिक परिवर्तन आना ही आर्थिक विकास कहलाता है। गॉट इट? तो इस बात को ध्यान में रखें, यदि जो उत्पादक है या जो उपभोक्ता है, यानी प्रोडक्शन करने वाला जो प्रोड्यूसर है एंड कंज्यूमर जो है, यदि इनके जीवन में आर्थिक परिवर्तन आता है तो हम मानेंगे कि इनका विकास हो रहा है। जैसे इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आज यदि हम साइकिल से चलते हैं, लेकिन 1 साल 2 साल बाद यदि हम बाइक से चलना शुरू कर दें तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा विकास हो रहा है। यदि हम दूसरे एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करें तो हम यह भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति पहले भोजन में दाल, रोटी और थोड़ी सब्जी खाते थे, परंतु आज के समय में, वर्तमान समय में दाल, रोटी और सब्जी के साथ साथ घी, मक्खन भी थोड़ा बहुत मिलता है, चीज भी मिलते हैं, मटन भी मिलते हैं और थोड़ी बहुत और चीजें मिल जाती हैं, तो हम इसको बोलते हैं कि व्यक्ति का जीवन विकास कर रहा है। करेक्ट? तो इस बात को आप समझें। तो यहां पर है कि प्रायः लोगों का ऐसा मानना है कि यदि उत्पादक कौन, जो किसी चीज का उत्पादन करता है, जैसे किसान गेहूं चावल का उत्पादन करता है, यदि गेहूं पहले 10 क्विंटल वो पैदा करता था, परंतु आज वह 20 क्विंटल या 15 क्विंटल पैदा करना शुरू कर दिया, इसकी वजह से वह 5 क्विंटल अधिशेष गेहूं को मार्केट में बेचेगा और उससे वह आमदनी कमाएगा, तो उसे अपने शरीर पर, यानी अपने लिए पर्सनली किसी और चीजों में खर्च करेगा, तो उसके आर्थिक जीवन में परिवर्तन हो रहा है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का विकास हो रहा है। यह प्रायः सुनिश्चित किया गया है, यानी यह प्रायः समझा जाता है आपके अर्थशास्त्र में ऐसा माना जाता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि कुछ लोग, यहां पर देखिए, कुछ लोगों का यह मानना है कि विकास यदि हम युद्ध करते हैं या फिर किसी देश से विजय प्राप्त कर लेते हैं या फिर हम किसी देश को उपनिवेश बना लेते हैं, तो यहां पर आप लिख सकते हैं युद्ध या विजय अथवा औपनिवेशिक शोषण। औपनिवेशिक शोषण। तो कुछ लोगों का मानना है, यानी पहले लोग ऐसा मानते थे कि यदि कोई देश युद्ध लड़ता है और युद्ध में वह विजय प्राप्त कर लेता है और यदि कोई देश किसी देश को गुलाम बना लेता है और वहां से उसका शोषण करता है, तो ऐसे देश भी विकास की राह पर माने जाते थे। ऐसे देश भी यह माने जाते थे कि इनका विकास हो रहा है। जैसे यदि अगर बात की जाए तो अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया और भारत को गुलाम बना करके भारत का शोषण किया, तो अंग्रेज भारत को गुलाम बनाए तो अंग्रेज कहलाएंगे औपनिवेशिक, और अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया। तो ये इस तरह से समझे जाते थे, यानी वहां पर कहा गया कि जो अंग्रेज हैं या ब्रिटेन जो था वह विकास कर रहा है क्योंकि वह भारत का शोषण कर रहा था। तो इस अर्थ में उसे भी कुछ लोग मानते हैं कि वह विकास कर रहा है। तो ध्यान में रखें, युद्ध लड़ना भी कुछ लोगों का मानना है कि युद्ध वही लोग लड़ेंगे जिनका विकास होगा और जो लोग युद्ध लड़ेंगे उनका विकास होगा, ऐसा मानना था। और विजय प्राप्त करता है कोई देश तो वो भी क्या विकास कर रहा है, और औपनिवेशिक शोषण अगर कोई देश किसी देश का कर रहा है तो वो भी विकास
माना जाएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, इसको अगर लिखना चाहे तो यहां लिख सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि यहां पर आर्थिक जीवन में परिवर्तन। तो ध्यान में रखें कि प्रायः लोग, इस बात को याद रखें कि प्रायः लोग यह मानते हैं कि उत्पादक और उपभोक्ता के जीवन में जब आर्थिक परिवर्तन आएगा तो हम उसे विकास मानेंगे, हम उसे विकास कहेंगे। दूसरी बात, यहां पर यह कुछ लोगों का मानना है और यह कभी कभी माना जाता है, ध्यान में रखें इस बात को भी, यह कभी कभी माना जाता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कभी कभी कि जो युद्ध लड़ते हैं, विजय प्राप्त करते हैं और औपनिवेशिक शोषण करते हैं दूसरे देशों का, वह भी विकास माना जाता है उनका। तो यहां तक आप लिख सकते हैं। भारत के विकास के संदर्भ में अगर बात की जाए तो हम इन बाह्य कारकों पर विचार न करके बल्कि लंबे परिदृश्य के आशय को समझने की कोशिश करेंगे, जो बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के पहले से ही शुरू हो चुका है, और यदि उसमें हस्तक्षेप हुआ होगा तो कुछ पल के लिए थोड़ा बहुत रुका होगा, फिर वह उसी रूप में गतिमान रहा होगा, और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्र आजादी के पश्चात फिर से वह अर्थव्यवस्था अपने रूप में आ गई होगी। तो हम ऐसी अर्थव्यवस्था को यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से, यानी इस किताब के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और इसका एग्जाम्पल भारत स्वयं रहा है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक अर्थव्यवस्था रही है, जो कि गुलाम बनने के बाद भी जारी रही और स्वतंत्रता पश्चात फिर से आगे बढ़ती चली गई। सो दोस्तों, जो मैं कहना चाहता हूं शायद आप समझ रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर यहां समझने की कोशिश करते हैं। याद रखें कि इस पुस्तक में हम अर्थव्यवस्था के, सर्वप्रथम जो अर्थव्यवस्था के विकास की बात करते हैं वह भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रकों से है। यानी आप कह सकते हैं कि इस पुस्तक में, तो हम लिखते हैं यहां पर पुस्तक में, ध्यान में रखें ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको सीख लेना है, समझ लेना है कि हम लोग विकास की शुरुआत कहां से करने वाले हैं, यानी चैप्टर कहां से पढ़ने वाले हैं। तो पुस्तक में जो विकास की बात हो रही है, विकास की बात भारतीय अर्थव्यवस्था, या केवल आप लिख सकते हैं अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र को, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र को फर्स्ट आप लिखे होंगे या आप जानते होंगे, कृषि क्षेत्र, दूसरा विनिर्माण, और तीसरा है आपका सेवा क्षेत्र। करेक्ट। तो यहां पर ध्यान से समझे, इस पुस्तक में, यानी जो क्लास 10th की पुस्तक है, इस पुस्तक में हम लोग जो विकास की शुरुआत करेंगे, विकास की शुरुआत आपके कृषि क्षेत्र से है, यानी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रकों से होगा, कृषि से, विनिर्माण से और सेवा से। इसी चीज को हम लोग क्लास 9th में हमने पढ़ा था, पहले को प्राथमिक क्षेत्र, याद करें प्राथमिक क्षेत्र। यहां पर आपने पढ़ा होगा इस विनिर्माण को द्वितीयक क्षेत्र, और यहां पर सेवा क्षेत्र को हमने यहां लिखा होगा तृतीयक क्षेत्र। गॉट इट? देख रहा है? चलिए, तो यहां पर ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रकों से शुरुआत होती है हमारे खास तौर पर भारत की विकास की। हम भारत के विकास के ही बारे में बात करना शुरू करेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र से हम शुरुआत करेंगे, अपने लेक्चर्स को, अपने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा माना जाता है कि विकास की शुरुआत जब इन 3 क्षेत्रकों की, या 3 क्षेत्रकों का उदय हुआ, तो विकास की शुरुआत हुई। या ध्यान में रखें, जब इनका उदय हुआ, जब आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब उदय हुआ तो परिणाम स्वरूप विकास भी सुनिश्चित हुआ या विकास शुरू हुआ। तो आप यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं, परिणामतः विकास शुरू हुआ। ये देखिए, तो इस बात को याद रखें। माना जाता है कि कृषि, विनिर्माण और सेवा, जब इनका उदय हुआ, इन 3 क्षेत्र को, आर्थिक क्षेत्रों का उदय हुआ,
तो विकास की शुरुआत हुई। तो यहां तक अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ये छोड़ भी सकते हैं, इसको लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बस समझना था। यहां पर अगर हम बात करें तो हम यह कह सकते हैं इस किताब में विकास को समझने के लिए आर्थिक विकास को अलग से देखा नहीं जा सकता है। ऐसा है तो आप यहां पर समझ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इस पुस्तक में या इस किताब में, पुस्तक में ध्यान में रखिए, इस पुस्तक में विकास को हम लोग केवल आर्थिक विकास ध्यान में रखिए। आर्थिक विकास किसे कहते हैं? तो आर्थिक विकास वह होता है जब व्यक्ति के पास मुद्रा की उपलब्धता ज्यादा होती है, व्यक्ति की आमदनी ज्यादा होती है, तो हम मानते हैं कि इस व्यक्ति का आर्थिक विकास हो रहा है। तो यहां पर इस पुस्तक में हम लोग आर्थिक विकास के रूप में विकास के रूप में आर्थिक विकास को पृथक करके नहीं देखेंगे, अलग करके नहीं देखेंगे, कि हम ये नहीं मानेंगे कि सिर्फ व्यक्ति का आर्थिक विकास हो रहा है तभी उसका विकास होगा, अदरवाइज उसका विकास नहीं होगा। बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे, बहुत से ऐसी चीजें, अवधारणाएं आएंगी जहां पर हम ये समझेंगे कि व्यक्ति के पास तो आमदनी होगी लेकिन उसका विकास नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग आर्थिक विकास को पृथक नहीं या पृथक करके नहीं देखेंगे, बल्कि दिख रहा है? तो यहां पर हम लोग आर्थिक विकास को पृथक करके नहीं देखेंगे, बल्कि मानवीय विकास की सामान्य अवधारणा जैसे अगर बात किया जाए तो आप कह सकते हैं, जैसे दिख रहा है, तो यहां पर हम लिखते हैं भाई, जैसे दिख रहा है। चलिए, जैसे अगर हम बात करें तो शिक्षा कह सकते हैं, स्वास्थ्य तथा अन्य कारक। ये देखिए, तो मनुष्य के या मानव की गुणवत्ता को बेहतर करने वाले अन्य कारकों को भी हम यहां विकास के रूप में मान्यता देंगे। याद रखें इस बात को, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कुछ लोगों के लिए विकास के क्रम में होंगी, विकास के लिए उत्तरदायी कारक होंगी या अच्छा होंगी, लेकिन वही कुछ चीजें दूसरों के लिए, यानी वही चीज दूसरों के लिए हो सकता है कि उसके विकास के मार्ग में अवरुद्ध हो। तो इसलिए हमें इन सभी चीजों को समझने की जरूरत पड़ेगी, तभी हमें विकास का सही मतलब समझ में आएगा, डेवलपिंग कंट्रीज जो होंगी उनका सही मतलब समझ में आएगा। साथियों, इस चैप्टर में या इस बुक में हम लोग जानते हैं कि कुल मिलाकर के टोटल 5 चैप्टर हैं। अगर पहले चैप्टर की बात की जाए तो पहला चैप्टर जो है वो विकास ही है। दूसरा चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक है, वही 3 क्षेत्रक की बात हो रही है, कृषि, विनिर्माण और सेवा। इसके बाद तीसरे चैप्टर में अगर हम पहुंचेंगे तो तीसरा चैप्टर साख और मुद्रा है। फिर चौथा चैप्टर वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था है, और 5वां चैप्टर जो है वह उपभोक्ता के अधिकार है। तो इन 5 चैप्टर को पढ़ने के क्रम में सबसे पहले हम समझते हैं कि हम जो पढ़ेंगे चैप्टर विकास है। अगर हम विकास के चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट विकास। यदि फर्स्ट चैप्टर की बात की जाए तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले यह समझने की कोशिश करेंगे कि विकास क्या है, यानी विकास क्या। दूसरा, अगर हम इस विकास के चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि विकास के मात्रक क्या है, के मात्रक। फिर इसके बाद कहां तक प्रभावी है, कहां तक प्रभावी
यानी जो विकास के मात्रक हैं, विकास के जो सूचक हैं, वह कहां तक प्रभावी है, हम इसकी बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग यह सब भी समझने की कोशिश करेंगे, तो जो कि हम पहला यहां पर देख सकते हैं, विकास की अवधारणा, विकास की अवधारणा लोग कैसे समझते हैं, लोग कैसे समझते हैं, ये देखिए। तो विकास की अवधारणा को लोग कैसे समझते हैं, क्या मानते हैं कि विकास की अवधारणा सभी लोगों के लिए एक ही जैसा है या फिर सभी लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, तो हम इसको यहां पर सीखने की कोशिश करेंगे। याद रखें, विकास की शुरुआत की अगर बात की जाए तो विकास की शुरुआत एक प्रक्रिया के रूप में, तो आप यहां पर हम कुछ पॉइंट्स लिख ले रहे हैं, आप इस चीज को जान लें। विकास, ये देखिए, तो एक प्रक्रिया के रूप में आप लिख सकते हैं, एक प्रक्रिया के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में विकास की शुरुआत अतीत में कुछ समय पहले ही हुआ है। याद रखें, एक प्रक्रिया के रूप में विकास की शुरुआत अतीत में कुछ समय पहले हुआ है, जब संभवतः मानव बसावटों की शुरुआत हुई होगी। याद रखें इस बात को कि जब प्रक्रिया के रूप में, यानी प्रक्रिया के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में विकास की शुरुआत मानव बसावटों के साथ शुरू हुई, बहुत पहले नहीं, एकदम अतीत में शुरुआत की बात नहीं की जा रही, बल्कि जब मानव बसावट शुरू हुई तभी। अर्थात कहने का मतलब कि एक प्रक्रिया के रूप में विकास की शुरुआत, विकास की शुरुआत मानव बसावट, दिख रहा है, चलिए, मानव बसावट से हुई होगी, करेक्ट। तो इस बात को याद रखें कि विकास की शुरुआत जो है एक प्रक्रिया के रूप में, इतिहास में, यानी ऐतिहासिक रूप में बहुत पहले नहीं, बल्कि जब मानव एक साथ रहना शुरू किए होंगे तभी जाकर के विकास की शुरुआत हुई होगी। इस समय संभवतः खेती की शुरुआत नहीं हुई होगी। अर्थात आप कह सकते हैं कि लोगों का मानना है कि जो विकास की शुरुआत हुई है, विकास की शुरुआत जब मानव इतिहास में एक साथ रहना शुरू किए, धीरे धीरे एक साथ आना शुरू किए, तब विकास की शुरुआत हुई। और उस समय संभवतः खेती की शुरुआत नहीं हुई होगी, क्योंकि तुरंत खेती करके लोग बसना शुरू नहीं किए होंगे, पहले थोड़ा बहुत लोग एक साथ आना शुरू किए होंगे, वो चाहे शिकार के लिए ही आना शुरू किए होंगे या शिकार से, यानी जो जानवर थे, जंगली जानवर, उनसे सुरक्षा के लिए भी एक साथ आना शुरू किए होंगे, एक साथ रहना शुरू किए होंगे। तो यह भी एक विकास प्रक्रिया, यही से शुरुआत मानी जाती है, या इसे ही एक विकास की प्रक्रिया कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस बात को जाने, तो यहां पर भी आप कह सकते हैं कि यही से हम लोग अर्थव्यवस्था को पढ़ना शुरू करेंगे और आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे सीखते हुए। अब याद रखें कि विकास की शुरुआत तो इतिहास में जब मानव एक साथ आना शुरू हुए तभी शुरू हुई होगी, लेकिन इसके बाद मानव ने अनेक क्रियाओं को भी करना सीखा, जैसे कृषि करना। जब मानव ने कृषि करना शुरू किया तो कृषि के साथ साथ उसे औजार बनाने की भी जरूरत पड़ी, और औजार बनाने के क्रम में उसने माइनिंग करना शुरू किया। अच्छा, एक बात को बता दें कि यहाँ पर सारी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बस समझना है कि जो विकास की शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है। ठीक है, तो जब मानव ने कृषि करना शुरू किया होगा, यहाँ पर देखें, तो जब मानव ने कृषि की शुरुआत की, जब मानव ने कृषि की शुरुआत की तो इस समय मानव ने औजार वगैरह भी बनाना शुरू कर दिया। औजार, अस्त्र शस्त्र, मानव औजार, अस्त्र शस्त्र और अनेक प्रकार के उपकरण बनाने की उन्हें महसूस हुए या उन्हें जरूरत पड़ी, तो मानव ने इसके लिए क्या करना शुरू किया, पत्थर, लकड़ी और कुछ खोद करके, यानी जमीन को खोद करके या फिर माइनिंग करके अनेक चीजों को प्राप्त करना शुरू किया। तो इसी तरह से आप कह सकते हैं कि पत्थरों को, या दिख रहा है, चलिए यहां दिखेगा, तो आप कह सकते हैं कि पत्थर एवं अन्य खनिज
को प्राप्त करना। ठीक है, इतना दिख रहा है। तो पत्थर एवं अन्य खनिज को प्राप्त करना आपका माइनिंग कहलाया, यानी उत्खनन कहलाता है, उत्खनन कहलाता है। ठीक है, करेक्ट। तो इस बात को भाई सीरियसली लीजिएगा, समझने की कोशिश करिए। हमने यह समझने की कोशिश किया कि मानव विकास जो शुरुआत हुई वो लगभग मानव बसावटों के साथ हुई। उस समय लगभग कृषि की शुरुआत नहीं हुई होगी, लेकिन आगे चल करके जब कृषि की शुरुआत हुई तो मनुष्यों को यानी मानव को औजार के साथ साथ अस्त्र शस्त्र बनाने की जरूरत पड़ी, महसूस हुई। तो उन्होंने जमीन को खोदना शुरू किया और जमीन को खोद करके जो वो पत्थर और अन्य खनिजों को प्राप्त करना शुरू किए, उसी को यानी खोद करके जिन चीजों को प्राप्त करना शुरू कर दिए मनुष्यों ने, उसी को उत्खनन कहा जाता है। तो अब आपको उत्खनन भी समझ में आ गया होगा। इसकी इंग्लिश होती है माइनिंग। तो इस बात को अगर आपसे कोई पूछे कि माइनिंग क्या है, तो अब आपके दिमाग में एक चीज तो चल जाएगा कि अच्छा यानी जिन चीजों को हमने खोद करके प्राप्त करना शुरू किया प्राकृतिक रूप से, ध्यान में रखिए उसमें संशोधन नहीं करना है, प्राकृतिक रूप से जिन चीजों को हम खोद करके प्राप्त करते हैं उसे ही हम माइनिंग कहते हैं, उत्खनन कहते हैं। और ये जो उत्खनन का पार्ट है ये कृषि क्षेत्र में आता है, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्खनन है कि नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्खनन की क्रिया रखी जाती है। लेकिन जैसे ही अगर मान लीजिए हमने क्या किया कि पत्थर को प्राप्त किया या फिर किसी दूसरी चीजों को, एल्युमिनियम को या किसी अन्य पदार्थों को जमीन के अंदर से प्राप्त किया, लेकिन उसमें हमने संशोधन करके उसे फिर से कुछ नए रूपों में बनाने की कोशिश की, तो अब वो प्राथमिक क्षेत्र नहीं रह गया बल्कि वह द्वितीय क्षेत्र में चला जाएगा। गॉट इट, समझिएगा ध्यान से, वह द्वितीय क्षेत्र में पहुंच जाएगा या द्वितीय क्षेत्र का उपकरण या द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत माना जाएगा। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप शब्दों में अगर लिखना है माइनिंग को तो लिख सकते हैं उत्खनन, उत्खनन यानी माइनिंग आप लिख सकते हैं पत्थरों एवं अन्य खनिज को प्राप्त करने की प्रक्रिया, अन्य खनिज प्राप्त करने की प्रक्रिया। उत्खनन कहलाता है। गॉट इट। और दूसरी बात, अब यहीं पर बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई, आपको एक चीज बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत बेहतर मिलेगी समझने के लिए। जब मानव ने, आप दूसरे पॉइंट पे बना सकते हैं कि औजार अस्त्र शस्त्र, जब मानव ने औजार अस्त्र शस्त्र बनाना शुरू किए या अन्य चीजें, अन्य वस्तुएं अन्य वस्तुओं का निर्माण किया, तो ये मानव के प्राथमिक उत्पाद कहलाए। ध्यान में रखिएगा भाई, तो ये आप इस बात को ध्यान में रखें कि मानव निर्मित प्राथमिक उत्पाद, ठीक है। तो ये मानव निर्मित प्राथमिक उत्पाद है, क्योंकि देखिए यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मानव निर्मित प्राथमिक उत्पाद है। अब आपको दे दिया जाएगा प्रश्न में, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो यहां पर प्रश्न में अगर हमने कहा कि मानव निर्मित प्राथमिक उत्पाद है, ठीक है, तो प्राथमिक उत्पाद है, ये आपका प्रश्न है। और मानव निर्मित प्राथमिक उत्पाद है। पहला ऑप्शन आपके लिए हो सकता है गेहूं, दूसरा आपके लिए चाकू, तीसरा वृक्ष, और चौथा हम यहां पर लिखें तो कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं, कोई
नहीं। चलिए, तो यहां पर देखिए, अब कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो फटाक से टिक मारेंगे गेहूं पर कि मानव निर्मित प्राथमिक उत्पाद जो है वह गेहूं है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसीलिए हमने आपको यहां पर लिखा है कि औजार, अस्त्र, शस्त्र जो कुछ भी है मानव जब बनाना शुरू किया तो उसे हमने प्राथमिक यानी मानव निर्मित प्राथमिक उत्पाद कहना भी शुरू किया। इस तरह से अगर आपको ऑप्शन में आए तो यहां पर गेहूं नहीं होगा, क्योंकि यह प्राकृतिक निर्मित प्राथमिक उत्पाद होंगे। गॉट इट? ये प्राकृतिक निर्मित है भाई, गेहूं प्राकृतिक निर्मित है। चाकू जो है इसे प्रकृति नहीं बनाता है बल्कि मानव बनाता है, और मानव कैसे बनाता है? तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव चाकू को बनाता है। तो ये है प्राथमिक उत्पाद, इसे मानव बनाता है। वृक्ष की अगर बात की जाए तो वृक्ष मानव नहीं बनाता है बल्कि प्रकृति बनाता है। करेक्ट? तो यहां पर अगर प्रश्न इस तरह के से आता है तो आप कह सकते हैं कि चाकू मानव निर्मित प्राथमिक उत्पाद है। चलिए, तो यह बात आप समझ गए होंगे। यहां बिठाते इसको, और भाई यहां पर ध्यान से समझते रहिए। ये जो मानव निर्मित प्राथमिक उत्पाद है इसे आगे चल करके कहा गया, इस मानव निर्मित प्राथमिक उत्पाद को हम यहां पर लिख देते हैं को। बताइए आप लोगों में से कितने लोग बता सकते हैं कि इसके हम क्या कहेंगे, कैसे क्या बोला जाता है? तो इन्हें कहा गया शिल्पकृतियां। दिख रहा है? ठीक है, शिल्पकृतियां। तो ये जो मानव निर्मित प्राथमिक उत्पाद हुए हम इन्हें शिल्पकृतियां के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखिए। और इसी शिल्पकृतियों को आगे चल करके विनिर्माण कहा गया। विनिर्माण। गॉट इट? तो इस बात को फिर से समझने की कोशिश करिएगा। हमने यह समझा कि औजार, अस्त्र, शस्त्र तथा अन्य वस्तुओं का निर्माण मानव के द्वारा किया गया, इसलिए इन चीजों को मानव निर्मित प्राथमिक उत्पाद कहा जाता है। अब ये जो मानव निर्मित प्राथमिक उत्पाद है इन्हें शिल्पकृतियां कहा जाता है, यानी इन्हीं को ही शिल्पकृतियां भी कहा जाता है। ये जो शिल्पकृतियां हैं, शिल्पकृतियां के निर्माण की प्रक्रिया को, यानी मानव निर्मित उत्पाद के प्रक्रिया को, यानी अगर हम इस पेन का निर्माण कर रहे हैं तो इस पेन के निर्माण की प्रक्रिया में, यानी जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं इसे ही हम विनिर्माण कहेंगे। करेक्ट? वैसे समझे, अगर हमने चाकू बनाना शुरू किया, फैन बनाना शुरू किया, तो फैन को बनाने की प्रक्रिया जो है उसी को विनिर्माण कहते हैं। ध्यान रखें, फैन को हम विनिर्माण नहीं कहेंगे बल्कि फैन कैसे बनाया जाता है, जिस तरीके से बनाया जाता है उसी तरीके को हम विनिर्माण कहते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। गॉट इट? तो ध्यान से समझें। तो आप कह सकते हैं शिल्पकृतियां के निर्माण की प्रक्रिया, के निर्माण की प्रक्रिया विनिर्माण कहलाती है। तो यहां तक भाई आप लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट था, इसको समझना जरूरी भी है। तो अगर हमसे कभी कोई ये पूछे कि शिल्पकृतियां क्या है तो हम बोलेंगे कि मानव निर्मित प्राथमिक उत्पाद है। गॉट इट? शिल्पकृतियां क्या है? मानव निर्मित प्राथमिक उत्पाद है। और मानव निर्मित प्राथमिक उत्पाद क्या है? जिसमें प्राकृतिक का हस्तक्षेप ना हो, यानी जिसमें प्राकृतिक चीजों का उपयोग करके मानव स्वयं अपने द्वारा बनाता है किसी वस्तु को, उसे हम शिल्पकृतियां कहते हैं। और शिल्पकृतियों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम विनिर्माण कहते हैं। करेक्ट? तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसको आप लिख सकते हैं जल्दी से। चलिए, ये हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ चीजों को और बताते हैं, इसके बाद ये चैप्टर, ये जो परिचय है आपका यही समाप्त हो जाएगा। हमें ध्यान में रखें कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस चीज को बता रहे हैं आपको कि इस चैप्टर में या इस बुक के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो लेकिन यहाँ पर अब विकास चैप्टर चल रहा है, तो विकास के अंतर्गत हम किन चीजों को पढ़ने वाले हैं इस बात को यहां पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यहां से एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है जो कि बहुत खूबसूरत सा प्रश्न होगा। सो देखिए, प्रश्न आप लिख सकते हैं, मानव निर्मित प्राथमिक उत्पाद या विनिर्मित वस्तु
वस्तु तथा कृषि क्षेत्रक या प्राथमिक क्षेत्रक के वस्तुओं के बीच अंतर किया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रश्न है आपके लिए, छोटा सा प्रश्न है लेकिन प्रश्न काफी अच्छा है, आप इसको देख सकते हैं और इससे कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा निश्चित रूप से। तो देखिए यहां पर हम पहला ऑप्शन दे सकते हैं, ए ऑप्शन दे सकते हैं, श्रम के आधार पर, बी ऑप्शन दे सकते हैं वस्तु के आधार पर, सी ऑप्शन दे सकते हैं दोनों, और डी ऑप्शन दे सकते हैं कोई नहीं। चलिए इधर ही लिखते हैं, डी ऑप्शन दे देते हैं कोई नहीं। मतलब भाई इनमें से कोई नहीं, तो डी इनमें से कोई नहीं। ये देखिए, तो ये चार विकल्प आपके पास है। आप जल्दी से 1 मिनट के लिए वीडियोस पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर, जल्दी करिएगा। अगर आप लोगों में से जिन विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, जो आंसर करना चाहते हैं, वो आंसर वीडियोस को पॉज करके 1 मिनट में दे सकते हैं। 1 मिनट से कम भी समय में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये लिखने रहा है कि 1 मिनट से कम भी समय में आपको ये क्वेश्चन कर पाएंगे। जल्दी करिए। प्रश्न है मानव निर्मित प्राथमिक उत्पाद, विनिर्मित वस्तु, यानी जिसको हम बोल रहे हैं मानव निर्मित प्राथमिक उत्पाद, उसी को विनिर्मित वस्तु भी कहते हैं, तथा प्राथमिक क्षेत्र के वस्तु के बीच अंतर किया जाता है, यानी किस आधार पर अंतर किया जाता है प्राथमिक वस्तु और प्राथमिक क्षेत्र के वस्तु के बीच में, यानी मानव निर्मित प्राथमिक वस्तु और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो वस्तुएं उत्पादित की जाती है उनके बीच में किस आधार पर अंतर किया जाता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप टिक कर सकते हैं। यह प्रश्न है आपके लिए, जल्दी करिए। चलिए, तो आप लोगों का टाइम अब होता है समाप्त। आप लोगों में से जो लोग कमेंट करना चाहे होंगे वो लोग अब तक कमेंट कर दिए होंगे। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन हमारे पास एक ए है, बी, सी और डी है, इनमें से कोई नहीं। चलिए समझते हैं। देखिए पहला, अगर हम यहां पर श्रम को अभी छोड़ दें और वस्तु के आधार की बात करें, तो अभी हमने ये समझा था कि जब किसी भी वस्तु को हम जमीन से खोद करके निकालते हैं तो वह वस्तु कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। कोई भी वस्तु यदि हम जमीन से खोद करके निकाल रहे हैं तो वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, या कोई भी ऐसी वस्तु जो प्राकृतिक निर्मित है, जिसे मानव ने नहीं बनाया है, वह सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अब सोच करके देखिए, जब हमने लोहे का खदान किया, यानी लोहे को खोदा, माइनिंग करके लोहे को हमने निकाला मिट्टी में से, फिर हम उसमें संशोधन करके लोहे को, अच्छे लोहे को प्राप्त कर लेते हैं। जो खराब लोहा होता है, जिसको आप कच्चा लोहा बोलते हैं, उसको थोड़ा अलग कर लेते हैं। पके लोहे को आप अलग कर लेते हैं, यानी आयरन को अलग कर लेते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आपसे वही जो मिट्टी में से हमने खोद करके निकाला, यहां देखिएगा, यानी माइनिंग लोहे को यानी आयरन को हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। क्षेत्र के अंतर्गत, ध्यान से सुनिएगा भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके आपको आने चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे। तो यहां माइनिंग यानी लोहे को यानी कह रहा है माइनिंग के साथ या माइनिंग के आधार पर या माइनिंग के द्वारा, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो माइनिंग के द्वारा, चलिए इसको हम यहां पर बना लेते हैं। माइनिंग के द्वारा लोहे को जब प्राप्त किया जाता है, लोहे को प्राप्त करना यानी लोहे को जब भी हम प्राप्त करते हैं तो उसे हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन हमने आपको बताया कि जब हम जमीन में से किसी भी पदार्थ को, किसी भी खनिज पदार्थ को
माइनिंग करके प्राप्त करते हैं तो हम उसे उसी रूप में उपयोग नहीं करते, बल्कि उसमें कुछ संशोधन करते हैं। जैसे मिट्टी का तेल हुआ, केरोसिन हुआ, या फिर पेट्रोल डीजल की बात हुई, तो पेट्रोल डीजल भी परिष्कृत किया जाता है, संशोधित किया जाता है, उसके बाद हम उसका उपयोग करना शुरू करते हैं। इस बात को देखिए, यहां भी है, हमने ये लिखा है कि माइनिंग के द्वारा जब हम लोहे को प्राप्त करते हैं तो लोहा भी आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, यानी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा लोहा भी। लेकिन अब देखिए, यदि इसी लोहे में, यानी इसी लोहे को हम यहां लिख रहे हैं, दिख रहा है, ठीक। तो अगर हम इसी लोहे की बात करें, इसी लोहे को संशोधित कर लें, तो ये आप जानते हैं या जान भी सकते हैं, संशोधित कर ले तो इसे, दिख रहा है, ठीक है, तो इसे विनिर्मित वस्तु कहते हैं। विनिर्मित वस्तु कहते हैं। गॉट इट? तो इस बात को देखिए, यहां पर हमने इसी लोहे की बात की, जो लोहा हमने खोद करके मिट्टी में से निकाला, जब हमने माइनिंग किया तो उसी लोहे को हमने प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा, अर्थात कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रखा। लेकिन जब इसी लोहे को संशोधित करके, यानी पके लोहे को अलग करके, अच्छे लोहे को अलग करके, जो अच्छी क्वालिटी की थी और खराब क्वालिटी की, जो लो क्वालिटी की लोहे है, आयरन जो था, उसको अलग हमने जब किया, तो इसी को फिर से, यानी वही लोहा तो वही है, लेकिन अब इसे हम बोलते हैं विनिर्मित वस्तु। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोहे को अलग करने में कुछ न कुछ मानव हस्तक्षेप किया गया है मशीनों के द्वारा। ध्यान में रखिए, अब दोनों लोहे को, यानी कच्चे लोहे को और पक्के लोहे को अलग करने में हमने कुछ मशीनों का, कुछ उपकरणों का उपयोग किया होगा। और जब किसी भी चीज में मशीनों का और किसी नए उपकरण का उपयोग किया जाता है, तब वह वस्तु द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है, अर्थात विनिर्मित वस्तु हो जाती है, या मानव निर्मित प्राथमिक उत्पाद कहलाता है। गॉट इट? फिर से समझने की कोशिश करेगा दूसरे एग्जांपल से। यदि हम पेड़ की बात करें तो पेड़ जो है, पौधा जो ट्री होती है, वो ट्री कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब उसी पेड़ को, वृक्ष को, ट्री को हम काट करके उससे हम पलंग बनाते हैं या फिर मेज बनाए, टेबल बनाए, तो जब मेज और टेबल जो बना, अब वो प्राथमिक वस्तु नहीं रह गया, यानी मानव निर्मित प्राथमिक वस्तु तो है, लेकिन अब वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वस्तु नहीं रखा जाएगा जो टेबल होगा, क्योंकि हमने उसमें मशीनों का प्रयोग करके उसे हमने मेज के रूप में बदल दिया है। तो मेज बेशक लकड़ी का है, लेकिन उसमें जो पल्लियां या बनाई गई हैं, उसको बनाने के लिए मशीनों का उपयोग या नए उपकरणों का उपयोग किया गया। इसलिए अब वह मेज प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, बल्कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा। गॉट इट? तो इस तरह से आप यहां समझिएगा, यानी कहने का मतलब है वस्तु वही, वस्तु तो है वही जो पहले थी। जैसे लोहा यहां पर पहले था, जो लोहा कच्चा हमने जमीन से माइनिंग करके निकाला, जो लोहा पहले था वही लोहा अब भी है, बस हमने उसको, उसमें जो खराब क्वालिटी का था, लो क्वालिटी का था, उसको अलग किया, जो अच्छे क्वालिटी का था उसे अलग किया। तो इस तरह से अलग करने में हमने मशीनों का उपयोग किया। तो चीजें है वही, लेकिन जब मानव हस्तक्षेप हो जाए किसी वस्तु में, या जब मानव किसी मशीन या यंत्र का उपयोग करके वस्तुओं में कुछ बदलाव करे, तो उसे हम बोलते हैं कि वह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। अर्थात श्रम की बात हो रही है भाई। देखिए, श्रम का मतलब, यानी मानव द्वितीय क्षेत्र के वस्तु में श्रम करता है, मेहनत करता है। जैसे हमने कहा, लकड़ी से मेज बनाने की जब बात आएगी, तो लकड़ी से मेज बनाने के क्रम में मानव परिश्रम करता है, श्रम करता है, और मशीनों के द्वारा श्रम करता है। जबकि पेड़ पौधों को लगाने के क्रम में, जब मानव पेड़ पौधों को लगाता है, पौधों को रोपण करता है, तो पौधों के रोपण करने के बाद मानव उसमें मशीनों का उपयोग करके उसमें कुछ अलग से नहीं करता, बल्कि वो वृक्ष धीरे धीरे अपने विकास खुद कर लेता है। ठीक है? तो यानी उसमें मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, श्रम के आधार पर ही प्राथमिक क्षेत्र के, यानी विनिर्मित वस्तु और कृषि क्षेत्र के वस्तुओं के बीच अंतर किया जाता है। ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को। तो यहां पर श्रम के आधार पर ये क्वेश्चन, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब तक आप समझ गए होंगे। फिर से हमने आपको बताया, जो चीजों को आप वीडियोस को अगर आप ना समझ पाए हो तो वीडियोस को फिर से पॉज करके बैक करके आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है।
जहां आपको समझ में आना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चंस आपकी यूपीएससी लेवल में बनते हैं। इसी को अगर टाइम होता तो यहाँ पर बोर्ड पर लिखते समय ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हमने इसको कूट के रूप में नहीं बनाया। नहीं तो यदि हम इस प्रश्न को कूट के रूप में बनाते तो काफी लंबा चौड़ा प्रश्न हो जाता और बिल्कुल एकदम आईएएस की तरह क्वेश्चंस ये फिट हो जाता। खैर, लेकिन ये क्वेश्चन है दमदार, किसी से आप पूछ सकते हैं, आप किसी से जानना है, किसी से पूछना है तो आप पूछ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलो, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बात को आप ध्यान में रखेंगे, श्रम के आधार पर ही मानव निर्मित प्राथमिक उत्पाद एवं कृषि क्षेत्र के वस्तुओं को अलग किया गया है। तो यहाँ पर श्रम के आधार पर, ठीक है। तो प्रश्न आप देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया होगा। अच्छा, एक बात आपको और बता दें कि यहां पर ध्यान में रखिए कि ये श्रम के आधार पर वस्तुओं का जो बंटवारा किया गया है वो पापा के द्वारा किया गया है। जी हाँ, अरे आपके पापा नहीं, हमारे पापा नहीं, बल्कि दुनिया की जो पापा कहलाते हैं अर्थशास्त्र में, उनके द्वारा इनको अलग किया गया है। और दुनिया के पापा कौन है, यानी पूरे विश्व के पापा कौन है? अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं भाई, आप घर की बात ना सोच लीजिएगा। तो दुनिया में अर्थशास्त्र के पापा एडम स्मिथ माने जाते हैं। एडम स्मिथ, ये देखिए, तो एडम स्मिथ के द्वारा श्रम विभाजन के आधार पर प्राथमिक यानी मानव निर्मित प्राथमिक उत्पाद और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत विभाजन किया गया है। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं एडम स्मिथ को पापा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने, हमने आपको पहले वीडियोस में बता रखा था, यानी जो 9th क्लास थी जब हमने शुरुआत कर रखी थी तो उसमें पहले ही लेक्चर में शुरुआत में ही आपको बताया गया था कि इन्होंने 1776 में 1776 इस सन में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। इस टाइप से बुक है। तो इसी आधार पर, यानी जब ये आए तो इनके कॉन्सेप्ट के आधार पर ही अर्थव्यवस्था को बल मिली है, अर्थशास्त्र को बल मिला है, इसलिए इन्हें फादर के रूप में जाना जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, यहां तक आप लोग लिख लिए होंगे, और स्क्रीनशॉट तो हमने पहले ही बोल दिया था, स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। और तो ठीक है, आप लोगों में से जो विद्यार्थी स्क्रीनशॉट अभी तक नहीं लिए हो वो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें ताकि हम आगे बढ़े जल्दी से। ठीक है, सो दोस्तों, चल रहा है इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी क्लास 10th और हम लोग सीख रहे हैं पाठ के विषय के बारे में, यानी सामान्य परिचय के बारे में, जो कि हमें पढ़ना किस टाइप से है, क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में, हम इन सब सारी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर भी इसमें सामान्य परिचय में भी कुछ बेहतर से लॉजिक आपको मिल रहे हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, कुछ समझ आपकी विकसित हो रही होगी, जिससे कि आप चाहे इंटरव्यू की बात हो और चाहे प्री लेवल में क्वेश्चंस वहां पर आते हैं तो आप आंसर कर सकते हैं। तो साथियों, यहां पर अभी हमने विकास के क्रम में पहले चैप्टर की बात की, अब हम बात करते हैं दूसरे चैप्टर की, कि दूसरे चैप्टर में हम क्या बातें करेंगे, यानी क्या पढ़ेंगे। तो दूसरे चैप्टर का नाम है, आप लोगों ने दूसरे चैप्टर को लिख भी रखा होगा, चैप्टर 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में वैसे भी हम लोग क्लास 9th में बहुत सारी चीजों को पढ़ चुके हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, जहां पर हमने प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत कृषि और उत्खनन, माइनिंग जैसी चीजों को शामिल किया था। वहीं द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत विनिर्मित वस्तुओं को हमने शामिल किया था, जिसमें आपने देखा था कि मशीनों का हस्तक्षेप बढ़ता है। और अभी जस्ट थोड़े से पहले हमने आपको बताया कि विनिर्मित यानी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत वे वस्तुएं शामिल की जाती है जिसमें खास तौर पर मशीनों का उपयोग किया जाता है। कॉर्डिनेट, तो बात इसको रखेंगे ध्यान। अगर हम यहाँ पर इस पेन की बात करें तो आपसे अगर ये पूछे कि भाई ये बता दो कि ये पेन किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत या तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, यानी ये कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आएगा कि विनिर्मित वस्तु के अंतर्गत आएगा, विनिर्मित वस्तु है या विनिर्मित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, या फिर ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो आप लोगों में से जी हाँ, कई लोगों का आंसर सही है, कई लोग बता रहे हैं कि सर ये विनिर्मित वस्तु के अंतर्गत आएगा, यानी विनिर्माण के अंतर्गत आएगा। तो गुड, सही है, बढ़िया है। तो यहां पर ये क्या करेंगे, हम लोग सेकंड चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, क्षेत्र के बारे में, और भारतीय अर्थव्यवस्था में ये किस तरह से योगदान इनका रहा है, हम इन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे चैप्टर को बताते हैं,
तीसरे चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 में अगर हम पहुंचेंगे तो चैप्टर 3 की हम अगर बात करें तो चैप्टर 3 का नाम है, चलो यहां लिख देते हैं भाई, ठीक है, चलिए यहां लिख देते हैं। तो चैप्टर 3 का नाम है आपका मुद्रा, ये देखिए मुद्रा एवं साख, ये चैप्टर 3 का नाम है मुद्रा एवं साख। यहां पर हम पैसे वैसे की बात करेंगे भाई, जो इन पैसों के बिना हमारे जीवन नहीं चल सकते हैं, हम उन्हीं पैसे की बात करेंगे ताकि हमें पैसे जो हम लोग रोज करते रहते हैं हमें वो समझ में आए कि आखिर पैसों की उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि क्लास 10th के एनसीईआरटी में बेसिक इतिहास के बारे में इसके बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है, बट हम लोग यहाँ पढ़ते समय कुछ ऐतिहासिक चीजों के घटनाओं को जरूर जिक्र में लाएंगे ताकि हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट जो हो वो बेहतर बन सके इस टॉपिक पर। तो यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मुद्रा क्या है और मुद्रा हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है, और यदि व्यक्ति के पास मुद्रा ना हो तो फिर क्या होगा। तो ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, लेकिन जब टॉपिक 3 हम पहुंचेंगे तब यहां पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो टॉपिक नंबर यानी चैप्टर नंबर आपका चैप्टर 4 आएगा। जी हाँ भाई, आप ही का चैप्टर है, मतलब पढ़ना आपको है तो चैप्टर भी आप ही का है, किसी और का चैप्टर नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। दिख रहा है, चलो भाई चमक भी रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था, ओके, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो यहां पर देखिए भाई, इस चौथे चैप्टर में हम लोग वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, पहले मोटे मोटे तौर पर आप यहां पर ग्लोबलाइजेशन के बारे में आप जान लीजिए। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि पूरी दुनिया का एक साथ जुटना, एक साथ आना ही वैश्वीकरण कहलाता है। गॉट इट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई? सभी लोग जब एक साथ आएंगे ना तो वैश्वीकरण हो जाएगा। जैसे देखो, अगर ना कोई व्यक्ति मुंह फुला करके इधर खड़ा रहे, जाम तो अच्छे ना बोलो, कोई इधर कोई उधर बैठा रहे, तो भाई अगर ऐसे करके सभी लोग चारों तरफ इधर उधर मुंह फुला करके बैठे हैं तो इसे हम वैश्वीकरण नहीं कर सकते। वैश्वीकरण तभी होगा जब जो बेचारा इधर मुंह बना करके बैठा था, ये खुशियां मनाते हुए हंसते हुए, अरे यार आज है, फिर इधर जो मुंह बना करके इधर बैठा हुआ था ये आस है, फिर इधर जो बैठा था मुंह बना करके ये भी आस है, फिर जो आगे बैठा था मुंह बना करके ये भी आस है, और सभी लोग एक साथ मिलकर के काम करना शुरू करें, सभी लोग एक साथ रहें, तो इसको हम बोलते हैं कि ये देखिए वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है। तो यहां पर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे क्योंकि आज पूरे विश्व में सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ चुकी हैं। कोई भी अर्थव्यवस्था अलग नहीं रह सकती है। चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था की बात हो तो भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय अमेरिका से, चीन से, जापान से सभी लोगों से जुड़ चुकी है, और वही भारतीय जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो स्वयं भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ चुकी है। तो सभी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ चुकी है। इसलिए यहां पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैश्वीकरण क्या है। इतना तो समझ में आ गया मोटे मोटे तौर पर, तो हम ये जानेंगे आगे डिटेल में कि वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, और वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में प्रभावित की है, और यानी वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव कैसा पड़ा हुआ है, तो ये हम समझेंगे। और अंतिम चैप्टर जो होगा चैप्टर भाई चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ेंगे उपभोक्ता के अधिकार। ठीक है, उपभोक्ता के अधिकार, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, यानी जो व्यक्ति उपभोग करता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये कलम लिया तो कलम का हमने उपभोग किया। अब अगर इस कलम में कुछ दिक्कत हो जाए, कोई व्यक्ति हमसे 25 रुपए 30 रुपए लिया, 15 रुपए लिया, जो भी जितने का भी ये पेन आता होगा, अगर इतना पैसा ले लिया, लेकिन हमने इस पेन को घर लेकर के जब हम आए तो हमें पता चला कि यार ये तो चल ही नहीं रहा है, ये तो खराब है, तो अब हम उसके पास जाएंगे तो वो व्यक्ति कह सकता है जाओ हमसे नहीं मतलब है भाई, तुम अपना लिए थे, तुम्हें देखना चाहिए था, हम क्या करें। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इसे में इस चैप्टर के अंतर्गत हम इसे पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर मान लीजिए दूसरी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर कहीं पर हम मेडिकल पर या फिर किसी और शॉप पर गए हैं, हमने कपड़े खरीदे या कुछ अनेक दूसरी वस्तुएं खरीदे, खाने की नमकीन खरीदे, बिस्किट खरीदे, और मान लीजिए हमने बिस्किट को खाया थोड़ा सा, और हमें थोड़ी देर बाद पता चलता है
कि ये बिस्किट जो है ना एक्सपायरी डेट का है, यानी 2 साल पहले इसको खराब हो जाना चाहिए था, 2 साल पहले इसको बिक जाना चाहिए था, लेकिन आज ये 2 साल बाद दुकान पर बिक रहा है। और ऐसी स्थिति में हमारी तबीयत क्या हो सकती है, खराब हो सकती है उस बिस्किट को खा करके। लेकिन पहले चूंकि हमने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब बाद में जब हमने उसको खरीद लिया और उसको जब हम खरीद करके लेकर के आए सड़क पर, तो हमने देखा कि यार अच्छा इस पर डेट देखते हैं या कितना क्या क्या लिखा गया है, तो हमें पता चलता है कि यार इसका तो एक्सपायरी डेट 2 साल पहले हो चुका है। तो अब क्या होगा, अब तो भाई खाओगे तब भी बीमार, और अगर दुकानदार के पास जाओगे तो आपको डर रहेगा कि कहीं पैसे ना मिले। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वो इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ध्यान में रखिएगा, वही चीज हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो यह है उपभोक्ताओं के अधिकार। करेक्ट। तो साथियों, यहां तक हम लोगों का चैप्टर समाप्त होगा, लेकिन यकीन मानिएगा, आप धैर्य रख करके बैठिएगा। क्लास 10th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स जो है, यहां से आपको प्री लेवल में, और साथ ही साथ चाहे वो विद्यार्थी जो एसएससी की तैयारी करते हैं, वनडे किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, यदि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आते हैं तो क्लास 10th से भी क्वेश्चंस बनेंगे जरूर, निश्चित रूप से, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बेहद इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, जहां पर आपको भरपूर कंटेंट मिलेंगे लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और साथ में समझने के लिए। समझ में आया? तो गुड। एक बात को और ध्यान में रखें भाई, मैं यहां पर जो एनसीईआरटी आपको पढ़ाऊंगा, वो एनसीईआरटी पढ़ाने के क्रम में मैं आपको लर्न नहीं कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि रट्टा मार लो भाई, रट्टा मारो। मुद्रा क्या होता है, मुद्रा जो मुद्रा का काम करे मुद्रा होती है, काम खत्म। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मुद्रा सिर्फ मुद्रा का काम करने वाली ही, जो मुद्रा का काम करता है वही मुद्रा होती है, सिर्फ ऐसा नहीं होगा। बल्कि होगा क्या, हम आपको ये बताएंगे कि मुद्रा क्या है, मुद्रा आई क्यों, और मुद्रा से हम क्या कर सकते हैं, मुद्रा आने के पीछे लॉजिक क्या था। फिर इसके बाद हम सारी चीजों को सीखेंगे और समझेंगे। समझ में आया? तो इस चीज को आप जानते रहिएगा। यहां पर सबसे आपको बता दें कि ये हम लोगों का आज जो परिचय की चीजें हैं ये समाप्त हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि देखिए, मूल्यांकन करते समय, यानी टॉपिक का मूल्यांकन करते समय, अर्थात टॉपिक को समझते समय खास तौर पर हम रटने वाली पद्धति पर नहीं चलेंगे, बल्कि विषय की अभिरुचि हमारे अंदर हो, विद्यार्थियों के अंदर हो, हम इस बेस पर काम करेंगे। साथ ही साथ विषय की समझ हो, हमारी दूसरी सोच अवधारणाएं हमारे दिमाग में अपने आप से बन सके, हम इन सब पर चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम केवल रट्टा मार ले और काम खत्म हो जाए। तो वे विद्यार्थी जो सिर्फ एसएससी की दृष्टि से फैक्ट रट्टा मारना चाहते हैं, भाई उनके लिए ना ये वीडियो काम नहीं करेगा। और यकीन मानो, आज चाहे एसएससी हो, चाहे वनडे एग्जाम का कोई भी परीक्षा हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो या फिर यूपीएससी हो, सभी में ना क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, अब वो बदल चुका है। तो समझो यारो, अब आपसे सिर्फ रट्टा नहीं पूछता है, बल्कि आपकी समझ पर क्वेश्चन पूछता है। तो जब आप समझोगे तभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, अगर आप नहीं समझोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए समझना बेहद जरूरी है। तो आप क्या करिएगा, टॉपिक को समझिएगा, फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसके बाद लिख करके उसको आप पढ़ लीजिएगा 1 बार 2 बार, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। गॉट इट? तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, हमारे पढ़ने का क्रम क्या होगा। हम सिर्फ इस तरह से हमने आपको बता दिया कि हम रटने वाली पद्धति को नहीं पढ़ेंगे। तो अब हम कुछ प्रश्नों को मूल्यांकित कर लेते हैं, कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा। आइए कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं, जिसमें से आप कुछ प्रश्नों को देखेंगे तो आपके प्री लेवल पर बेहतर कंटेंट होंगे, और वहीं कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो आपको आईएएस मेंस लेवल पर आपके लिए बेहतर क्वेश्चन साबित हो सकता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। आप स्क्रीनशॉट पर आप स्क्रीन बोर्ड पर देखिएगा, बोर्ड पर आप देखिएगा, आपको प्रश्न लिखता हुआ दिखाई देगा। तो साथियों, हमने आपको अभी बताया कि जैसा कि हम लोग जब टॉपिक का अध्ययन कर रहे होंगे तो उस समय हम लोग सिर्फ रटने की पद्धति पर काम नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग रचनात्मक सोच, कल्पनाशीलता, प्रत्युत्तर और विश्लेषण क्षमता को धार देने के लिए ही अध्ययन करेंगे। अर्थात हम अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए अध्ययन करेंगे। चलिए आइए कुछ प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप से हमारे एग्जाम में आजकल प्रश्न आ रहे हैं और किस तरीके से हमें अपनी बुक को पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आप हेडिंग के रूप में देख सकते हैं ऊपर
लिखा गया है केंद्रीय अवधारणा की समझ का परीक्षण करने वाले प्रश्न, अर्थात केंद्र में क्या रहना चाहिए, जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके मुख्य बिंदु में क्या होना चाहिए, इसकी बात कर रहा है। इसमें प्रश्न को आप लिख सकते हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, जिसको आप पिछले चैप्टर में थोड़ा सा आप पढ़े थे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी हाँ, उसी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है, जिसको आप सकल घरेलू उत्पाद कहते थे। तो प्रश्न है सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी किसी विशेष वर्ष में उत्पादित ... का कुल मूल्य है। ऑप्शन पहला है, यानी क्या ऑप्शन है, सभी वस्तुओं और सेवाओं। दूसरा ख ऑप्शन सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। ग ऑप्शन है सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं। घ ऑप्शन है मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। यानी यहां पर यह पूछ रहा है कि ये कौन सा जोड़ा इस ब्रैकेट यानी जो ... ब्लैंक स्थान है इसमें आएगा। जल्दी से आप लोगों में से वे विद्यार्थी जिन्हें आंसर आ रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर कर सकते हैं। चलिए एक अगला प्रश्न हम यहाँ पर समझते हैं। दूसरा प्रश्न है विकास के लिए साख की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो बहरहाल अभी हमने साख को पढ़ा नहीं है, तो इसलिए वे विद्यार्थी जो नहीं पढ़े हैं वो घबराएंगे नहीं। इसी बुक के माध्यम से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, साख को पढ़ेंगे बढ़िया से अच्छे ढंग से। अगले प्रश्न को देखिए, जो कि बेहतर प्रश्न है, जहां पर आपकी पूरी तरह से सोच काम करेगी। थोड़े बहुत कंटेंट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बट इसमें आपके कॉन्सेप्ट यदि बिल्डअप होंगे तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, अन्यथा आप इस प्रश्न का आंसर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए प्रश्न किस टाइप का होगा। ऊपर मोटे हेडिंग में लिखा गया है प्रतिबिंबित सोच के परीक्षण हेतु प्रश्न, यानी प्रतिबिंबित का मतलब होता है जो चित्र छपा है, चाहे वो ब्लैंक हो चाहे जैसा हो, उसको देख करके ही आपको अपने प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इसमें देखें तो पहला प्रश्न है पृथ्वी पर सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के पर्याप्त संसाधन हैं, परंतु किसी भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विकास के संदर्भ में यह कथन किस प्रकार प्रासंगिक है, चर्चा करें। सो दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि यार ये किस टाइप का प्रश्न है, ये तो कुछ बड़ा अजीब सा ही प्रश्न है। जी हाँ, ये आईएएस मेंस लेवल में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे 2017, 2018, 2016, 2015, 2013 किसी भी वर्ष का प्रश्न पत्र उठाइए जो यूपीएससी प्रश्न पत्र है, आपको उसमें इस टाइप के प्रश्न देखने को निश्चित रूप से मिलेंगे। तो इस प्रश्न को समझने के लिए आपको टॉपिक पढ़ना होगा, और टॉपिक को रट्टा मार करके नहीं, क्योंकि इसमें कोई फैक्ट नहीं आ रहा है, बल्कि आपको जो भी चीजें आप समझेंगे, जो भी चीजें आप पढ़ेंगे, उसी के आधार पर अपने कॉन्सेप्ट को यहां पर लिखना है, प्रस्तुत करना है। चलिए अगला एक प्रश्न हम समझते हैं। प्रतिबिंबित सोच में ही दूसरा प्रश्न होगा आपके लिए, तृतीयक क्षेत्रक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। तृतीयक क्षेत्रक के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। तृतीयक क्षेत्रक का तात्पर्य सेवा क्षेत्रक से है। तो सेवा क्षेत्रक जैसा कि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, यानी कहने का तात्पर्य है कि सब हमने एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स शुरू किया था, तो उसी समय पहले वीडियोस में ही हमने उत्पादन के 3 क्षेत्रकों के बारे में बात कर रखी थी, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत सेवा क्षेत्रक आता है, और सेवा क्षेत्रक भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं देता है, ऐसा यहाँ प्रश्न में कह रहा है।
इससे अगर आप सहमत हैं तो वो भी बताइए, नहीं सहमत हैं तो वो भी बताइए, और क्यों नहीं है या क्यों सहमत है इसका उत्तर आपको देना है। तो वे विद्यार्थी जो क्लास 9th के फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर को बेहद अच्छे ढंग से देखे होंगे, वही विद्यार्थी यहाँ पर इसका आंसर अच्छे ढंग से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मेंस लेवल में। अगला एक दूसरे टाइप का प्रश्न देखिए, वास्तविक जीवन की समस्याओं पर अवधारणाओं एवं विचारों को लागू करने की योग्यता का परीक्षण करने वाले प्रश्न। यहाँ पर वास्तविक जीवन के आधार पर आपसे बात की जा रही है। ध्यान में रखें, ये सभी जो प्रश्न है ये आपको अलग से नहीं दिए जा रहे हैं, मेरे द्वारा बनाए नहीं गए हैं, बल्कि यह आपके एनसीईआरटी में ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अब कम से कम आप समझिए और अपने पढ़ने के तरीके को बदलिए। इसमें देखिए, तो पहला प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में रोजगार में किस प्रकार वृद्धि की जा सकती है। हम जो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी क्लास 9th पढ़े थे, वहां पर हमने बेरोजगारी की जो बात की थी शहरी क्षेत्रों में, यदि आप उस बेरोजगारी को समझते हैं तो उसी बेरोजगारी को, यानी वे बेरोजगारी क्यों होती है, उसी का समाधान आप कर दीजिए तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। क्योंकि इसमें यही प्रश्न में दिया भी है कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार में किस प्रकार वृद्धि की जा सकती है। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। यहां यह भी देखिए, तो आप लगभग, ये हमें लगता है कि आप तीसरे चैप्टर में या दूसरे चैप्टर में क्लास 9th के पढ़ चुके हैं। प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण लेकर व्याख्या कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप से कुछ प्रश्न होंगे आपके पास। तो अभी भी समय है, आप अपने अध्ययन और अध्यापन के तरीके को बदलिए, और ताकि आपके पास विषय वस्तु की समझ बेहतर हो सके। और साथ ही अगर आपको यह देखना हो तो आप कुछ भी ना करिए, किसी से पूछने की बजाय आप पिछले 5 साल 10 साल के क्वेश्चन पेपर को उठाइए और उन्हें सॉल्व करना शुरू कीजिए। आप देखिए कि आप कितने प्रश्न सॉल्व कर पाते हैं। यदि 60-70% आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप बेहतर हैं, 50% भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप बेहतर हैं, और आपको आगे कुछ प्रयास करने की जरूरत होगी। आपको एक बात और यहां पर बताते चले कि जैसे हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पहले चैप्टर का एक प्रश्न दूसरे चैप्टर से ही मिलेगा, यानी दूसरा चैप्टर जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक पहले चैप्टर में दिए हुए एक प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि अध्ययन करते समय आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, किसी भी टॉपिक को अवॉइड नहीं करना है, सभी टॉपिक को आपको बेहतर ढंग से पढ़ने हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर चल सके, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। एक बात और दोस्तों, आपको चलते चलते बता दें कि जो अभी हमने शुरुआत में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को देखे थे, यानी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो कि 2011 और 2012 में पूछे गए थे, ये क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी में भी पूछे गए हैं, आईएएस प्री पेपर में ज्योग्राफी में पूछे गए थे। तो इस बात को भी आप बखूबी समझते रहिएगा कि जो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वह सिर्फ आपका इकोनॉमिक्स के पेपर में ही क्वेश्चन आए, वह आपके भूगोल में आ सकता है, इतिहास में आ सकता है, या कहीं भी आ सकता है। जैसे अगर शिल्प कृतियों की बात की जाएगी तो शिल्प कृतियां जो है वह आपके इतिहास से भी संबंधित होती है, इसलिए यह क्वेश्चन अगर शिल्प कृतियों से बनता है तो वह आपके इतिहास में आ सकता है या हो सकता है। सो दोस्तों, अब तक आप हमारी बातों को समझ गए होंगे, हम क्या कहना चाहते हैं और आप क्या समझ रहे हैं। हम वही कहना चाहते हैं जो आप समझ रहे हैं, या जो हम कह रहे हैं आप वही समझ रहे हैं। तो चलिए, अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियोस काफी लंबी हो रही है, अब आज के लिए बस इतना ही, और अब मुझे दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आज के बाद अभी हमने जो प्रयोग अपना करना शुरू किया था, जैसा कि आप लोगों को बताया था, एक नया प्रयोग, वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसमें लगभग एक व्यक्ति को अगर काम करना होगा तो 5 से 6 घंटे समय लगेंगे, और यदि 2 व्यक्ति काम करेंगे तो कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे 3.5 घंटे लग सकते हैं। तो इसलिए उस प्रोजेक्ट को, यानी उस प्रोग्राम को अभी हमने स्थगित कर दिया है, अभी कुछ समय के लिए रोक दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। इन फ्यूचर भविष्य में जब लॉकडाउन खुलेगा तो क्लासेस चलती रहेंगी ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो उस समय हम उसका प्रयोग जरूर करेंगे। और
तब तक के लिए हम उस प्रोग्राम को यहीं पर रोकते हैं। लेकिन आपको आज से अब वीडियोस नियमित रूप से मिलती रहेंगी, चाहे थोड़ी बहुत शोरगुल हो, हल्की फुल्की शोरगुल के साथ, थोड़ी बहुत मंद 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 स्क्रीन डाउन के साथ, तो ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अब आप लोगों को और इंतजार नहीं करवाएंगे, तो मिलते हैं कल की वीडियोस में, अगले वीडियोस में टॉपिक के साथ। यानी पहला चैप्टर होगा विकास। आप दीजिए मुझे इजाजत, तब तक आप अपना विकास करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।